हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। विषय हमारा रहेगा बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों, ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है। यहाँ से दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 आते हैं, यानी 15 क्वेश्चन के 15 नंबर दोस्तों आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की दोस्तों 3 वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों, उसमें हम लोगों ने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें, जिससे दोस्तों ये रहेगा कि आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से कवर हो जाएंगे। जब दोस्तों अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आपके 15 अंक वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप यहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला को, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना पहला क्वेश्चन कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है शिशुआवस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 5 से 12 वर्ष का जो समय होता है या जो वर्ष होता है, ये बाल्यावस्था कहलाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो ये होता है किशोरावस्था को। शिशुआवस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 5 वर्ष का जो समय होता है वो शिशुआवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा आता है कि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, तो ये 50 से 70 के बीच जो बुद्धि होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अल्प बुद्धि बालक। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये होगी 20 या 25 से 50 वर्ष, यानी या तो 20 से 25, ठीक है, और इससे 50 के बीच में जो बुद्धि होगी वो क्या होगी? वो होगी मूर्ख बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 नंबर का आपको बिल्कुल क्लियर 1 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखिए। और अगर यहाँ पर वो पूछ रहा है क्वेश्चन को कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी उसकी है? 10 वर्ष गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, और इसको दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन किसका है? तो कॉल और ब्रूस ने दोस्तों बताया है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। दोस्तों, ये छोटी छोटी डिफिनेशन है दोस्तों, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो दोस्तों यहाँ से कवर हो ही जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप लोग डीएलएड करके दोस्तों जब सीटेट और यूपीटेट का दोस्तों जब आप एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर यहाँ से बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया से दोस्तों आपको 100 to 100% यही सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्यों ना एक बार अच्छे से इसको पढ़ लें। ठीक है, प्रयत्न और भूल का अधिगम, यानी ये सिद्धांत किसने दिया? ठीक, तो ये थार्नडाइक ने बताया। किन्हीं 2 व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। तो जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली विधि। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो कोहलर थे ये। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक वुंट ने दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो दोस्तों देखिए, ये 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, 2022 में, 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। और तो दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए सीटेट या यूपीटेट के, तो दोस्तों यहीं से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हॉल ने किया था। बाल विकास के अंतर्गत शिशुआवस्था की अवधि कौन सी होती है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष का जो समय होता है वो शिशुआवस्था का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि अधिगमांतरण क्या है? तो पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, ये अधिगमांतरण कहलाता है। ठीक है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, तो स्पीयरमैन ने किया। अगला संवेदित दशा है, ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें
रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ये किसने कहा? तो ये रॉस ने कहा। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखिए डिफिनेशन बहुत सी हैं, किसने कहा आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, ये किसने कहा? तो जर्सील्ड ने कहा था। किसने कहा कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संप्रेषित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है? तो ये पीटी यंग ने बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा रायबर्न की है। किसका कथन है? विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी किसी क्रिया को करने में असफलता है, ठीक। तो ये ड्राइवर का है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ये परिभाषाएं आ रही हैं, ठीक। अगली परिभाषा दोस्तों यहाँ पर आती है संवेग के ये विचार किसके हैं कि संवेग प्राणी की ये जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। तो ये ड्राइवर ने बताया। तर्क के संबंध में ये विचार किसके हैं? ठीक है कि तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तो ये कहा है गेट्स और अन्य लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आता है व्यक्तित्व की परिभाषा यानी पर्सनालिटी की डिफिनेशन। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानवशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये अल्पोर्ट ने बताया, डिफिनेशन दी। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये किसने कहा? तो गेट्स और अन्य ने दोस्तों बताया, ठीक। ये डिफिनेशन गेट्स और अन्य लोगों की है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि समायोजन की परिभाषा। कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, ठीक है। ये डिफिनेशन किसकी है? बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने दोस्तों ये परिभाषा दी। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया। ये वुडवर्थ ने कहा। सीखने के एक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया गया है? तो एक होती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो दोस्तों ये व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं संवेदपेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था, मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं? तो ये 4 हैं। पहली कौन सी है? संवेदपेशीय अवस्था, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त सक्रिय अवस्था, उसके बाद औपचारिक सक्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। तो रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है, ठीक। तो ये रेक्स ने बताया। व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है यानी विभक्त किया गया, ठीक। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक। ये दोनों प्रकार का मिश्रित या फिर दोनों प्रकार का मिश्रित उभयमुखी हो जाता है, ठीक है। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ बताइए। तो व्यक्ति मापन की दोस्तों विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ प्रमुख हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ, ठीक। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, नाम याद रखिएगा दोस्तों। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं वाइगोट्स्की, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये थे कोहलर। अनुबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक तो पावलाव थे। सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये कोहलर थे। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो ये थार्नडाइक ने दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये थे स्किनर। प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो ये हल का है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही,
ठीक, उसके बाद दोस्तों जब आप सीटेट और यूपीटेट का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से दोस्तों सब आपको यहीं से चाइल्ड साइकोलॉजी में दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन यही आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, चिंतन को परिभाषित कीजिए। तो गैरेट के अनुसार कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त और रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, इसमें विचार और प्रत्यय को शामिल किया जाता है। ठीक, इनका यानी प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए, यानी चिंतन के प्रकार कौन है उनको बताना है। तो प्रत्यक्षात्मक कल्पना, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। ठीक, तर्क के प्रकार बताइए, तो आगमन तर्क और निगमन तर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है वो। ठीक है, अगला आता है, तर्क विकास की विधियां बताइए। तो तर्क विकास की दोस्तों यहाँ पर विधियां, एक होता है दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, कर्मागत ज्ञान, सूझ शक्ति का प्रयोग यहाँ पे। ठीक, अगला यहाँ पे वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। ठीक, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। बीजकोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि वातावरण का अर्थ बताइए। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तुओं को घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, यानी वातावरण वो वस्तु होती है जो अन्य किसी वस्तु के घेरे हुए है और उस पर सीधा अपना प्रभाव डालती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का नाम बताइए। ठीक है, तो पहला होगा बालक के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, दूसरा होगा सामाजिक वातावरण और उसका प्रभाव, तीसरा होगा विद्यालय की आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव, चौथा होगा संचार माध्यमों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो कल्पना शक्ति का विकास करेंगे भाषा ज्ञान का विकास करके और उनको कहानियाँ सुनाकर। ठीक है, अगला आएगा कि थार्नडाइक ने किन किन नियमों को प्रतिपादित किया? तो उनके नियम थे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक, तो इन नियमों को याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, एग्जाम के दृष्टिकोण में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक, यानी सीखने की प्रक्रिया है। यानी वुडवर्थ के अनुसार क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आएगा कि अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का नामोल्लेख कीजिए। तो रुचि, अभिक्षमता, विषय का ज्ञान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा और वातावरण, तो ये अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारक होते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं उनका नाम बताइए। ठीक, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि। ठीक, यानी ये सीखने की विधियां हैं, प्रभावशाली किस तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि सीखने के गौण नियम कौन कौन से हैं? तो मनोवर्ती का नियम, बहु अप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रक्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन आएगा कि सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है? तो सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह और संतोष विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है? ठीक, तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं वो। ठीक है, यानी अनुकरण का मतलब होता है करके सीखना यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। तो ये सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड पर बल देता है। ठीक, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का एक साधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ से कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों हम लोग यहाँ से जानेंगे कि व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है, कुछ कार्यों को दूसरों को करके सीखता है। ठीक, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें बताया गया है कुछ काम होते ऐसे होते हैं जो हम करके सीखते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं हम सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कर रहे हैं तब हम उनको देख रहे हैं। ठीक, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हम लोग सीख लेते हैं, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो उन्होंने भाषा पर सबसे अधिक बल दिया।
अगला क्वेश्चन आएगा कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ ये प्रदर्शित करते हैं उस पर। ठीक है, सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या होता है। तो ये प्रेरणा का अभाव होता है। सीखने का स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो बीजे अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम यानी सीखना स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत होते हैं। ठीक, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो स्थानांतरण सकारात्मक और नकारात्मक ये दो प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रुचि को परिभाषित कीजिए, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, रुचि कितने प्रकार की होती है। तो रुचि होती है दो प्रकार की, एक होती है जन्मजात रुचि, एक होती है अर्जित रुचि। रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है। तो रुचि और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि रुचि का क्या अर्थ है। तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि है। ठीक, अगला स्मृति से आप क्या समझते हैं। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मृति का एक कार्य बताइए। तो स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। तो मुख्य सोपान होगा अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला होगा प्रेरणा, फिर रुचि और शांतिपूर्ण जो वातावरण होगा, ये स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला, ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। ठीक, यानी जब ध्यान आदमी लगाता है तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है उससे। ठीक, अगला, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी मैच्योरिटी आती है। ठीक, स्मृति के प्रकार बताइए। तो स्मृति के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अल्पकालिक स्मृति, दूसरी होती है दीर्घकालिक स्मृति। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मरण यानी विस्मृति कहलाती है। इसका मुख्य कारण बताइए। तो विस्मरण का मुख्य कारण बाधा का उपस्थित होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो वह विज्ञान जो प्रदत्तों को संकलन, विश्लेषण और निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है उसको सांख्यिकी कहते हैं। आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है। तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों को केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर था उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से कवर किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे इसलिए इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। पहली वीडियो में दोस्तों पवन सीरीज के आधे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया, बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।